बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और मेरी दुआ है कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। आज मैं चलो आजमाते हैं स्टोरी का पार्ट 8 शेयर करूंगी, तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ, जिससे और भी बदनज़मी का एहसास नुमाया होता था। ममानी सब्जी बनाती तो छिलके भी उसी फर्श पे, दूसरे भी कुछ खाते पीते तो खाली प्लेटें, नोची हुई हड्डियां, चूसे हुए फल सब फर्श या मेज पे ढेर होते। गर्ज घर का ये हिस्सा जहाँ अहले खाना का सबसे ज्यादा वक्त सर्फ होता, घर का सबसे गंदा बल्कि गलीज हिस्सा था। अलमारियों में कपड़े रखे नहीं जाते थे बल्कि ठूसे जाते थे। कुछ निकालना होता तो पहले ये ढेर नीचे गिराया जाता, फिर मतलूबा चीज निकाल के ये ढेर दोबारा अंदर ठूंस कर पाँव की ठोकर से अलमारी के दरवाजे को बंद कर दिया जाता। पीने के गिलास, चाय के कप, सालन की प्लेटें, सबके किनारों में मैल फंसा नजर आता था। खाना भी अजीब बेदली से पकता। ममानी, शुमाइला और सिद्रा एक दूसरे पे काम ठोसने की आदी थी और फिर काम के गलत होने का इल्ज़ाम भी दूसरों के सर पर लगा दिया जाता था। मैं तो चंद दिनों में ही घबरा के रह गई। मैं और वदिया दोनों ही पढ़ रहे थे। इसके बावजूद अम्मी ने जो चंद एक काम हमारे सुपुर्द कर रखे थे, इन्हें वक्त पे कर दिया करते थे। अम्मी खुद भी सारा दिन मसरूफ रहा करती थी। इसके बावजूद अब्बू को कोई ना कोई मौका मिल ही जाता किसी न किसी कमी की निशानदेही करने के लिए। मेरा दिल चाह रहा था मैं अब्बू को कहीं से खींच के लाऊं और इस घर का नक्शा दिखाकर अम्मी के लिए इंसाफ तलब करूं। तब शायद इन्हें अम्मी के सुगड़पन और सलीके की कदर हो कि किस तरह बगैर फजूल खर्ची किए हम दोनों बहनों के जहेज के लिए पेटियां भरने के साथ साथ उन्होंने घर को भी संवार रखा है। हमारे घर में अगरचा फर्नीचर बरसों पुराना था, मगर इसके कवर, कुशन वगैरह अम्मी साल में 2 मरतबा बदलती रहती थी। के हुनरमंद हाथों के कई आराइशी शाहकार दीवारों पे आवेजा थे। इनके हाथ के जायके से भी सब ही वाकिफ थे। ऐसे में अगर मैं मामू को रोज शाम चीहो पुकार करती और बर्तन पटकते देखती तो मुझे वो किसी हद तक हक लगता। आज मैंने खाना पकाने का बेड़ा उठाया था। ममानी ने मेरी फरमाइश पे कोई खास तारीफ ना की और आराम से सब्जी की टोकरी मुझे थमा के खुद पड़ोस में चली गई। मेथी की गुट्ठी थी, कुछ आलू थे, बस इतना सा। जब भी तो रोज खाना कम पड़ जाता है और मामू चिल्लाते हैं, बेबरकती खाने पे ममानी से लड़ते हैं। मैंने मेथी के पत्ते तोड़े तो वो और भी कम रह गए। खैर, मेथी उबलने के लिए रख दी। मैंने दालों और मसालों वाले कैबिनेट खोले। मुख्तलिफ बंद और खुले और अध खुले लिफाफों का ढेर, किसी में दालें, किसी में बेसन, किसी में चावल और किसी में गर्म मसाले थे। कई किस्म की दालें लिफाफों से निकलकर कैबिनेट में भी फैली हुई थी। मैं पकाने के लिए दाल का इंतखाब करना भूल गई। पहले सब कुछ निकाल के कैबिनेट को झाड़ा पूंजा, मिट्टी से भरे खाली प्लास्टिक डब्बों को धोकर खुश्क होने रखा। माश की दाल भिगो के मसाला भूनने के लिए चढ़ाया। जब दोनों चूल्हों पे हांडियां धरी थीं तब तक डब्बे खुश्क हो गए। इनमें दालें और चावल मसाले वगैरह डालकर तरतीब से लगाए। मूली और हरी मिर्च की चटनी बनाई, पुदीने का रायता, लीमू का रस छिड़क के प्याज, खीरे की कचूमर और सलाद तैयार किया। ट्रे में सब कुछ लगाकर मैं बड़ी मुतमईन थी कि ममानी की पड़ोस से वापसी हुई। मैं अपनी कारकर्दगी पे दाद की मुस्तहिक भी थी और मुंतजिर भी। जरा सी देर में 2 डिशेस घर की बनी नरम गरम रोटियां और चटनी सलाद के साथ तैयार थीं। किचन भी साफ था और बर्तन भी धोकर समेटे हुए थे, मगर ममानी की नज़र इन सब पे न गई। वो तो चूल्हे पे रखी कढ़ाई और देगची को देख के ही चौंक गई और तीर की तरह आगे बढ़ी। 2-2 चीजें बना डाली। उनकी आवाज़ सदमे से फट रही थी। ढक्कन उठा के देखने के बाद सदमे के तासुरात उनके चेहरे से भी झलकने लगे। रात के वक्त कोई माश की दाल नहीं खाता और तुमने पाव भर बना डाली है। इतनी ज्यादा? अब बच गई तो कितनी जाया होगी? 60-70 रुपए किलो मिल रही है। इतने लोगों में पाव भर दाल ज्यादा तो नहीं ममानी, मैंने कहना चाहा। अब वो ट्रे में रखे चटनी और रायते के प्याले चेक कर रही थी। चटनी बनाई थी तो रायता रहने देती, दही बच जाता तो कल कढ़ाई बनाने का इरादा था। खैर, और सलाद में टमाटर डालने की क्या जरूरत थी? 50 रुपए किलो मिले थे, बस आधा ही डाला है। अब कि मेरी आवाज़ भी मरी मरी सी निकली। सारा जोशो खरोश दम तोड़ गया था। बाद में मामू की बेसाख्ता और खुली डुली तारीफें भी इसे बहाल ना कर सकीं। शायद ये तारीफें कुछ खुशगवार असर डाल ही देती अगर इनका तासुर जाहिर करने के लिए फौरन ममानी या सिद्रा की जानिब से भी तबसरा ना आता। इसे कहते हैं आलू मेथी, वरना साग हो या पालक या मेथी हो, खाते हुए घास फूस का जायका ही आता है। ज्यादा भूनने से सब्ज पत्तों वाली सब्जियों की गजाइत खत्म हो जाती है अब्बूजान। सिद्रा का माहिराना तज्जिया नशर होता। हम तो चस्के से ज्यादा हिफ्जाने सेहत के असूलों को मद्देनजर रखते हुए खाना पकाते हैं। इसके हिफ्जाने सेहत के इकदामात का अमली मुजाहरा मैं किचन की अबतर हालत से देख चुकी थी, इसलिए कुड़ के रह गई। दाल का एक एक दाना अलग है, घोट कर हलवा नहीं बनाया। इनकी इस दात को ममानी मुस्तरद कर देती, ये कहते हुए, इतने घी में खड़ी खड़ी ही पकेगी। हालांकि माश की दाल वैसे ही देर से हजम होने वाली चीज़ है, अगर ज़रा सख्त रह जाए तो पेट में दर्द लाजमी है, इसलिए मैं खूब पकाती हूँ। इससे पहले कि मामू सलाद और चटनी की तारीफ करते, शुमाइला ने पहले ही इसका तोड़ पेश कर दिया। प्याज की सलाद बनाना हो तो पहले प्याज को अच्छी तरह धोया जाता है, यही बेहतर रहता है। इस सलाद को खाने के बाद तो 2 दिन तक मुँह से बदबू नहीं जाएगी।
जो लोग 4-4 दिन दांतों को ब्रश न करते हों उनके साथ ज़रूर यही मसला होता है, इसलिए बेहतर है तुम ये सलाद ना ही खाओ। अब तक चुपचाप बैठे शहीर ने प्लेट से सर उठा के शुमाइला से छुपे हुए अंदाज में कहा और दोबारा मुंह में लुकमा रख के चबाने लगा। मुझे गोया ठंड पड़ गई। शुमाइला के तासुरात देखने वाले थे। खाने के बाद मामू ने मुझे शाबाश के तौर पर 100 रुपया दिया। 100 रुपये की वक़्त ही क्या होती है, लेकिन इस वक्त मुझे उन पे बेहद प्यार आया। वो मेरा दिल रखने के लिए नहीं, मेरा दिल बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे थे। वो 100 का नोट थामते हुए मेरे दिल में ममानी की नागवार बातों की कोफ्त ढलने लगी। लो भाई, यहाँ आने के बाद तो कमाइयाँ भी शुरू हो गईं। शुमाइला ने मुस्कुराते हुए मेरे कंधे के गिर्द अपना बाजू फैलाया। वो ऐसी ही थी, अभी ममानी के सामने उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाली, कभी सिदरा की मुखालफत में मुझ पे निसार होने वाली, तो कभी मामू की वज़े जानबदारी पे नाराज़गी के तौर पर मुझसे खिंच जाने वाली। चलो आइसक्रीम खा के आते हैं, इसने मशवरा दिया। मामू तो आराम करने चले गए, तो करने दो। वैसे भी अबू अम्मी को आइसक्रीम का खासा शौक नहीं, और 100 रुपये में तुम किस किस को आइसक्रीम खिलाओगी। पैसों का क्या है, अगर कुछ और भी लग गए तो। मैंने हाथमताई बनते हुए कहा, शहीर आ जाए तो किसी अच्छे पार्लर में जाके खाते हैं। वो खाना खाते ही निकल गया था और मेरा ख्याल था कि उसके आने के बाद ही ऐसा कोई प्रोग्राम बन सकता है। लो, वो तो अच्छी तरह लेकर जाएगा पार्लर में। शुमाइला ने मुंह बनाया। घर में लीटर पैक ला के मुंह पे दे मारेगा। हमने उसके आने से पहले पहले वापसी आ जाना है। चलो जल्दी करो, मैं सिद्रा को बुलाती हूँ। मुझे हक्का बक्का छोड़ के वो तैयार होने अंदर भागी। तुम्हें क्या हुआ है? क्या पछतावा हो रहा है आइसक्रीम के ऑफर देकर? वदिया चूंकि मेरे और शहीर के दरमियान होने वाली बात से बेखबर थी, इसलिए मेरी हैरानी पे हैरान हो रही थी। अब मैं उसे क्या बताती कि फ़ोन पे मुझे मार्केट में अकेले घूमने पे 100 बातें सुनाने वाले और अपने घर के माहौल और असूलों के सबक पढ़ाने वाले के पीठ पीछे क्या हो रहा है। अम्मी, अगर भाई हमारे आने से पहले आ गया तो हमें हादिया के मोबाइल पे एक बेल दे दीजिएगा, और हाँ, किचन वाला दरवाज़ा खुला रहने दें, वहीं से आ जाएंगे हम। इससे कहना वो चारों सो गई हैं। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया है। ममानी को एहतियाती तदाबीर दोहराती वो इन सब की पक्की आदत लग रही थी। ममानी ने भी जमाइयाँ रोक के बेजारी से सर हिलाया। जल्दी आना और मेरे लिए कुल्फ़ा फ्लेवर लेकर आना। सुनो, क्या तुम्हारे सेल फ़ोन से एक कॉल कर लूँ? वदिया के पूछने पे मैंने बैलेंस चेक किया और अफसोस से सर हिलाया। नहीं यार, कॉल नहीं हो सकती, ध्यान ही नहीं रहा। ये सेल फ़ोन अब्बू का ही था जो वो जाते हुए मुझे दे गए थे ताकि राब्ता की सहूलत रहे। हालांकि फ़ोन फूफो के घर भी लगा था और मामू के यहाँ भी। ये सेल फ़ोन इस्तेमाल करने की चूँकि मैं आदी ना थी, इसलिए ये ध्यान भी ना रहा कि कार्ड डलवाने की ज़रूरत है। मुझे अलवीना आपी से बात करना है, रोज़ वो फ़ोन करती हैं, सोचा आज मैं कर लूँ। बाहर से करने की हिम्मत नहीं हो रही। फ़ोन सुनने भी जाओ तो ममानी या जो भी पास हो वो बढ़ते हुए बिल के रोने रोने लगता है, और ये भी जताया जाता है कि हम तो फ़ोन इस्तेमाल ही नहीं करते। शायद ये इसलिए ताकि फ़ोन सुनते सुनते हम कहीं नंबर घुमाने की जिसारत ना कर गुजरें। वो कुड़ते हुए कह रही थी। अपने दिल की बात सदा दिल में रखने की आदी वदिया अब मेरे सामने अपना दिल खोलने लगी थी। ये मैं जान गई थी, लेकिन ये पता ना था कि वो अचानक मेरे दिल की भी टोह लेने की कोशिश करेगी। मैं सोचती हूँ हादिया, तुम यहाँ कैसे गुजारा करोगी? क्या मतलब? मैं चूक के उछल पड़ी। अपनी समझदारी में मैं उसे इस इशू से बेखबर समझ रही थी। यहाँ सब कुछ बहुत मुख्तलिफ है, बहुत ज़्यादा। अम्मी को तो मामू के आगे कुछ नज़र ही नहीं आता। मैं जानती हूँ वो किसी न किसी तरह अब्बू को मना लेगी। मेके से रिश्ता पक्का करने का उससे अच्छा मौका कौन सा होगा? मगर तुम अड़ जाना, साफ इनकार कर देना। वो मुझे पट्टी पढ़ाने लगी और मैं सुनी अनसुनी करते हुए रिसाले के वर्क बदलने लगी। मुझे चंद सेकंड तक घूरते रहने के बाद इसने रिसाला मेरी गोद से झपट कर परे रखा। तो तुम इनकार नहीं करोगी? क्या वजह बताऊंगी, और अम्मी को कितना दुख होगा। पता भी है कि वो मामू के बारे में कितनी हसास हैं। मुझे तो लगता है तुम ज्यादा हसास हो। हाँ तो क्या हुआ? तुम सब जानती हो, मगर ढीठ बन गई हो। मामू इतना प्यार करते हैं, इतनी कदर करते हैं, एक उनके प्यार की वजह से तुम इस रिश्ते पर राजी हो जाओगी। वो पता नहीं क्या सुनना चाहती थी। मैं सोच में पड़ गई। आखिर नफी में सर हिला दिया। ममानी हमसे बेजार हैं। शुमाइला, सिदरा, हासिद, शमीर भाई लाताल्लुक से हैं, इसने कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं, ममानी की आदत ही ऐसी है। मामू बेचारे गलत नहीं हैं, बेकार में शोर नहीं मचाते रहते। शुमाइला, सिदरा, वो ठीक ही हैं। और शहीर, यहाँ मैं फिर सोच में पड़ गई। वो वाकई खासा लाताल्लुक नजर आ रहा था, ना सिर्फ मुझसे बल्कि अपने घर और फैमिली से भी। यूं लगता था जैसे उसकी किसी से भी कोई खास जज्बाती और दिली वाबस्तगी ना हो। संजीदगी इसके मिजाज का हिस्सा जरूर थी, मगर अब बेगानगी में बदल चुकी थी। मैंने बेचारगी से वदिया को देखा। मेरे अंदर सवाल जगा कि वो कुछ सो चुकी थी। मैं आंखें बंद करके नए सिरे से अपने तज्जिये करने लगी। मुझे शहीर की संजीदा मिजाजी, सोबरनेस और मेच्योरिटी ने मुतासिर किया था, जिसकी वजह से मैं दिल ही दिल में अम्मी के फैसले का साथ देने की तैयारी करने लगी थी। यहाँ आई भी सिर्फ इसीलिए थी कि खुद को इस घर के लिए जहनी तौर पे तैयार कर सकूं। लेकिन शहीर के मिजाज का ये रुख, फितरत और आदात के ये अंदाज,
ये वो नहीं लग रहे थे जो मुझे महसूस हुए थे। ये सोबर और मैच्योर होना तो नहीं है, ये ज़िद्दी होना ज़ाहिर हो रहा था। जो शख्स अपने आगे किसी को कुछ समझने पे तैयार ही ना हो, जो अपने असूल दूसरों पे थोप कर समझता हो कि उसने बड़ा तीर मार लिया है, जबकि उसकी आंख के नीचे उसके असूल रुल रहे हों, जो सामने वाले की इज्जत नफ्स का ख्याल किए बगैर अपने दिल की बात जुबान तक लाने का आदी हो, और जो अपने खून के रिश्तों से अपने सगों तक से इतना लाताल्लुक और लापरवाह नजर आता हो। क्या ऐसा शख्स मेरा इंतखाब हो सकता है? मैंने मायूसी से करवट बदल ली। शहीर के बारे में मेरे सारे अंदाजे गलत साबित हो रहे थे। वाकई किसी को सही तरह जानने के लिए उसके साथ कुछ वक्त गुजारना ज़रूरी होता है, और मैंने तो इसके साथ वक्त भी नहीं गुजारा था, सिर्फ इसके गुजारे जाने वाले वक्त का जायज़ा लिया था। इस वक्त का जो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए था, इसमें किसी दूसरे का कोई हिस्सा नहीं था। मेरे दिल से सारे लाल नीले पीले हरे ख्वाबों का रंग धुल के उतर गया। रंग कच्चे जो थे, शुक्र है पक्के होने से पहले ही साफ हो गए।